जुलाई 2023 के तीसरे सप्ताह की बात है। दरअसल एक पत्रकार एक महिला के पास जाता है। महिला से जाकर कहता है कि वे एक बहुत बड़े अखबार का पत्रकार है, आपकी बेटी के साथ जो भी कुछ हुआ था उस कहानी को जानने के लिए आया है। इसके बाद वो उसे अखबार में प्रकाशित करेगा। जैसे अखबार में खबर आएगी तो लोग उस कहानी को असली रूप में जानेंगे, पहचानेंगे। जैसे उस महिला की तरफ देखा जाता है, उससे बात की जाती है तो महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एकदम साइलेंट हो जाती है और उसके बाद एक अपने घर की तरफ को इशारा करती है, जैसे उंगली दिखाती है। उस पत्रकार ने पूछा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार आप क्या दिखाना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। वो कहती है कि एक बड़ा सा वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, उस बड़े से वृक्ष के नीचे उसकी बेटी की लाश दफन है। देखो 11 साल में वो पौधा जो हमने लगाया था वो कितना बड़ा वृक्ष बन चुका है। काश पुलिस ने, सीआईडी ने, सीबीआई ने अगर अपनी ईमानदारी से जांच पड़ताल की होती तो हमारी बेटी को इंसाफ मिल जाता। लेकिन प्रकृति ने इंसाफ कर दिया है, पौधे को आज बड़ा वृक्ष बना दिया है। उसकी छांव के नीचे हम बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कि यही हमारी बेटी है। दरअसल ये कहानी उस इलाके की है, उस धर्म स्थला इलाके की कहानी है, जहां पर एक नकाबपोश व्यक्ति ने एसपी को पत्र लिखा और पत्र लिखे कहा कि साहब मैंने अपने हाथों से सैकड़ों लाशों को दफन किया है। दरअसल इसके बाद ये मामला पूरे देश भर में चर्चित हो जाता है। उसके बाद फिर बड़े बड़े ऑफिसर जो खूब ईमानदार होते हैं उनको जांच दी जाती है और 13 ऐसे स्थानों की खुदाई होना शुरू हो जाती है, ये देखने के लिए, पड़ताल करने के लिए कि वो नकाबपोश उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ था जिसने पूरे प्रदेश भर में, जैसे अब पूरे देश भर में इस घटना को लेकर चर्चा है, तब उस दौरान उस प्रदेश भर में इस घटना को लेकर चर्चा थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है दक्षिण कन्नड़, और दक्षिण कन्नड़ में एक गांव लगता है उजिरे गांव। दरअसल ये यहीं की सच्ची घटना है। 17 साल की एक लड़की जिसका नाम सौजन्या होता है। सौजन्या रोजमर्रा की तरह अपने घर से निकलती है अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए। दरअसल 9 अक्टूबर 2012 की सुबह 7 बजे के आसपास का वाकया था। उसकी माँ ने काफ़ी आवाज़ लगाई, बेटा थोड़ी देर में खाना तैयार कर दूंगी, बस तुम रुक जाओ। लेकिन वो खाना भी सही तैयार हुआ नहीं था, इसलिए उस दिन वो बिना कुछ खाए पिए चली जाती है। अब अपने कॉलेज जा रही थी। उसका कॉलेज का नाम होता है एसडीएम कॉलेज, जो कि उजिरे में ही लगता है, जो कि उसके घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर होता है। उसके लिए उसे एक बस पकड़नी पड़ती है और वो वहाँ जाती है, रोज़ की तरह जाती है, आती है। लेकिन उस दिन यानी कि 9 अक्टूबर 2012 को घर से गई जरूर थी, लौटकर वापस नहीं आती। शाम के 6 बज जाते हैं। माँ परेशान हो जाती है क्योंकि बेटी उसकी लगभग 4:30 बजे तक या 4:15 बजे तक घर पहुँच जाती है, लेकिन अब 6 बज चुके हैं। माँ परेशान हो जाती है, सीधे आसपास के घरों में जाती है कि तुमने हमारी बेटी को देखा है? सौजन्या असल दिखाई नहीं दे रही है। तभी वो अपने पति को फ़ोन करके बताती है कि बेटी अभी तक घर नहीं आई है, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, दिक्कत हो रही है, आप कुछ तो करिए, कुछ देखिए। जैसे जैसे वो अपने गांव में लोगों के पास जा रही थी, आसपास के लोगों से बातचीत कर रही थी, वैसे वैसे लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से सीधा बस स्टॉप पर जाते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि उस लड़की का जो मामा है उनका होटल है। मामा कहते हैं कि तुम यहाँ क्या हुआ, कैसे परेशान हो रहे हो? वो कहती है कि बेटी आज घर पर नहीं आई है। उसने कहा कि मैंने तो उसको बस स्टॉप पर उतरते हुए देखा है, वो मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाते हुए घर की तरफ जा रही थी, ऐसा नहीं हो सकता। मामा भी, जितने भी लोग थे, अब ये संख्या लगभग 300 से ज़्यादा पार हो जाती है। 300 लोगों ने आसपास के उस 3 किलोमीटर के एक एक हिस्से को, एक एक जगह को ढूंढना शुरू कर दिया, तलाश करना शुरू कर दिया कि आखिरकार बेटी मिल जाए। जहां जहां तक वो आवाज़ लगाई जा सकती थी, चीख सकते थे, बुला सकते थे सौजन्या को, वहां तक आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन पूरे दिन बारिश पड़ रही थी, रात को भी बारिश पड़ रही थी। लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यहीं से कुछ लोगों का जत्था यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन लगता है जिसका नाम है बेलथागढ़ी में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो जो लड़की सौजन्या का पिता होता है वो जाकर अपनी बेटी की पूरी कहानी बताता है कि मेरी बेटी एसडीएम कॉलेज में पढ़ती है, सेकेंडरी की छात्रा है, रोज़ घर से निकलते हैं, लेकिन आज घर लौट कर नहीं आई है। आप साहब इस मामले में जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई कर दीजिए, हमारी बेटी को ढूंढने में मदद कर दीजिए। पुलिस कहती है फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और इस तरह के पुलिस कोई ना कोई बहाना करने लगती है। जब लोगों ने हंगामा करना शुरू किया है, आखिरकार पुलिस थोड़ा सा प्रेशर मारती है, और प्रेशर मारने के बाद आखिरकार रात के 10:30 बजे के आसपास गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज होने के बाद 250/2012 एफआईआर हो जाती है। पुलिस इसमें उतनी ईमानदारी से, शायद इतनी ताकत से काम नहीं करती जितनी ताकत से अक्सर गुमशुदगी के मामलों में पुलिस लापरवाही से ही काम लेती है। अक्सर ऐसे मामले होते हैं, और इस मामले में भी कुछ ऐसे ही पुलिस का रवैया रहा था। उस रात घर वाले, गाँव वाले पूरी ताकत लगा देते हैं ढूंढने में, और वो हार थक कर अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद सुबह के 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, फिर से ग्रामीणों ने ढूंढना शुरू कर दिया। पहले दिन 300 लोग थे, अगले दिन 500 से ज़्यादा लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उस इलाके में जो गाँव की आबादी थी लगभग 9000 के आसपास बताई जाती है। 500 से ज़्यादा लोग उस लड़की को तलाश कर रहे थे। जहाँ जहाँ तक जो शोर मचा सकते थे, सौजन्या, लेकिन सौजन्या का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है एक पेड़ पर, और पेड़ पर के जो नीचे का तना होता है वहाँ पर लड़की की लाश मिल जाती है, जो कि पेड़ से बंधी हुई थी। अर्धनग्न अवस्था में वो लाश होती है। उसके कपड़े जो थे वो फटे हुए थे, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोटों के निशान थे। साथ ही देखा यह जाता है कि उसका जो प्राइवेट पार्ट था, प्राइवेट पार्ट में भारी मात्रा में मिट्टी को अंदर तक डाला गया था। इस तरह से
लोगों में गुस्सा आता है, थाने का घेराव करते हैं, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस कहती है कि हम इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी कातिल होगा, जो भी दरिंदा होगा, उसे कम समय में पकड़ा जाएगा। मामले की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है, और वैसे भी स्थिति को भाप कर पता चल रहा था कि इस लड़की के साथ कोई ना कोई गंदा काम क्यों हुआ है, जिससे बलात्कार जैसी घटना, उसके बाद फिर इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आखिरकार इस मामले में, जैसे इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बावजूद भी जैसे पुलिस काम करना था, शायद पुलिस ने उतनी ईमानदारी से काम नहीं किया। अगला दिन यानी कि 11 अक्टूबर 2012 आ जाता है, और 11 अक्टूबर 2012 जैसे आता है तो 5 लोग जो होते हैं एक व्यक्ति को घसीटते हुए लेके आ रहे थे, और इसी बीच में किसी ने शोर मचा दिया कि आखिरकार वो व्यक्ति पकड़ा गया है जिसने इस सौजन्य की हत्या की है, यानी कि बलात्कार के बाद जिसकी हत्या की है। अब बस इतना था कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस व्यक्ति को उन 5 लोगों के हाथों से छुड़ाने के बाद उसे बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो जो व्यक्ति था वो धर्म स्थल श्री मंजुनाथेश्वर मंदिर के पास एक बाहुबली द्वार होता है, उसके पास वो सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उन 5 लोगों ने उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद पुलिस थाने की तरफ लेके जा रहे थे, और जैसे ले जा रहे थे तो पब्लिक ने जब उसको पीटना शुरू किया है तो ये पता चलता है कि ये बताया जाता है कि इसी व्यक्ति ने इस लड़की के साथ गलत काम किया है, इसी व्यक्ति ने उसको जान से मारा है। पब्लिक का गुस्सा था, उसे पीटना शुरू किया तो लगभग 17 जख्म उसके शरीर पर आए थे, और उसे बहुत ज़्यादा चोटें भी आई थी। आखिरकार उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम संतोष राव है, जो कि उडप्पी एक जिला लगता है, वहाँ का एक गांव लगता है करकला, वहाँ का वो निवासी है। और उसके जो पिता हैं वो रिटायर्ड शिक्षक हैं, माँ उसकी लोक निर्माण विभाग में कर्मचारी के पद से रिटायर्ड हो चुकी है। जैसे उसने अपने बारे में बताया, उससे पूछा जाता है कि तुम करते क्या हो, तो उसने कहा कि एक कर्नाटक प्रदेश का एक जिला लगता है जिसका नाम है चिक्कनगाकुरु जिले का एक जगह लगती है श्रृंगेरी, वो वहाँ पर एक होटल है, होटल में वो काम करता है। बस उसकी हालत, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था, उसके बाल जो थे, उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वो अपराधी टाइप का ही हो। बस पुलिस को एक पकी पकाई खीर थी, पुलिस को वो खीर मिल जाती है, पुलिस आराम से बैठ कर तसल्ली से उस खीर को खा लेती है। यानी कि जैसे कि उसके हाथ में एक थाली में परोस कर भोजन दे दिया जाता है, ऐसे ही उन 5 लोगों ने परोस कर उसे भोजन दे दिया था। और पुलिस ने फिर इसके बाद फिर कुछ ज़्यादा ईमानदारी से काम नहीं किया, और उसी को ही पूरी तरह से अपराधी मान लिया। उसके खिलाफ पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल की, और जाँच पड़ताल करने के बाद, लेकिन जिस तरह से वो पुलिस उसके मामले में काम कर रही थी, उस हिसाब से पुलिस के इस कार्य प्रणाली को लेकर जो आसपास के गांव के लोग थे, परिवार के लोग थे, उन्हें लग रहा था कि शायद पुलिस अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, और जब हंगामा करना शुरू कर दिया तो उसके बाद बात सीआईडी के पास पहुंच जाती है, सीआईडी से जांच सीबीआई तक पहुंच जाती है। यानी कि पुलिस, सीआईडी और सीबीआई, इन 3 जगह जांच पहुंचती है। जांच पहुंचने के बाद मामला की चार्जशीट लगाई जाती है, मामला अदालत पहुंचता है, और अदालत पहुंचने के बाद फिर इसको जब सजा का नंबर आता है तो अदालत ये कहते हुए इस आदमी को बाइज्जत बरी कर देती है, क्योंकि इस आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर्याप्त सबूत, जिसके आधार पर कह सकें कि इसी ने बलात्कार किया है सौजन्य का, और इसी ने उसकी हत्या की है। हालांकि वो 6 साल तक जेल में रहता है, और 6 साल जेल में रहने के बाद उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन इसमें बड़ा खेल हुआ था। अगर हम खेल के पॉइंटों की बात करें तो दरअसल पहले स्थान पर जहां लाश मिल गई थी ग्रामीणों को, उस जगह पर गांव के लोगों ने कई बार चक्कर काटे थे, लेकिन उस दिन वहां पर शुरुआत में रात भर तो लाश मिली नहीं, लेकिन अचानक से सुबह जब जाते हैं तो वहां पर लाश मिल जाती है, जबकि रात भर उसको ढूंढा गया था, तलाश किया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि दिन में भी बारिश पड़ रही थी, रात में भी बारिश पड़ रही थी, लेकिन जब लड़की की लाश मिलती है तो ना तो उसके तन के कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे, ना ही उसका बैग भीगा हुआ था, और बैग के अंदर जो किताबें रखी हुई थी ना वो भीगी हुई थी। इससे ऐसा लग रहा था जैसे किसी और स्थान पर उसकी हत्या की गई है, किसी और स्थान पर उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य किया गया है। उसके बाद लाश को यहाँ लाकर एक नीले रंग के शॉल से बांध दिया गया है। आखिरकार क्राइम सीन से एक चप्पल गायब था, क्राइम सीन से एक छाता भी गायब था। वो छाता और चप्पल कहाँ गया, किसके पास है, पुलिस ने उसे ढूंढने में कोई ईमानदारी नहीं दिखाई, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, और ऐसे ही मामला चलता रहा। पुलिस ने जो 5 लोग पकड़ के लेके आए थे, क्योंकि उन्हें पकी पकाई खीर दे दी, उनसे भी शायद पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार तुम्हें कैसे मिला, इसकी तुमने कैसे शक किया। हालांकि वैसे बताया जाता है कि वो सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, अंधेरे में छुपा हुआ था। इस तरह के बयानबाजी जब बयान लिए जाते हैं तो इनमें से लोगों के अलग अलग बयान थे, ये विरोधाभासी बयान थे, जो कि ये अपना आप में तय कर रहे थे कि हाँ कुछ ना कुछ तो इसमें खेल हुआ है। दरअसल ऐसे 400 से ज़्यादा केस इस इलाके के थे जो कभी सोल्व ही नहीं हुए, और इनमें से लगभग 95 ऐसे केस हैं जो महिलाओं के और लड़कियों के साथ होने वाले अत्याचारों के केस थे, जिनके कभी कोई खुलासे नहीं हुए। ये भी बताया जाता है कि अगर इस मामले की किसी ने कोई रिपोर्टिंग की है, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़ा हो, चाहे वो अखबार से जुड़ा हो, या किसी और संस्थान से जुड़ा हो, या तो उस पर एफआईआर कर दी गई, या फिर उस पर मानहानि का केस ठोक दिया गया, या यदि किसी ने आरटीआई डाल के या फिर कोई जानने की कोशिश की तो उसको किसी न किसी रूप से शांत करने की कोशिश की जाती रही थी। ऐसे ही जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने शायद उतनी दिलचस्पी से काम नहीं किया, ये पता करने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। बताया जाता है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करके एकदम साधारण रूप में ही इसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, और जो बिस्ला रिपोर्ट थी जिसको
समय पर भेजना चाहिए था उसको भी समय से कई दिनों के बाद भेजा गया था, जिसके शायद कोई बाद में मायने नहीं होते हैं। क्राइम सीन की भी कोई बारीकी से जांच पड़ताल नहीं की गई थी, ना वहाँ कोई डॉग स्क्वाड गया था, ना ही कोई वहाँ फोरेंसिक टीम गई हुई थी। और लड़की के नाखूनों में जब उसके साथ कोई गलत काम हो रहा था या उसके साथ कोई हत्या जैसी घटना हो रही थी, तो जो भी लोग कर रहे होंगे, क्योंकि उनसे उसने बचने की कोशिश की होगी, तो बचने के दौरान उस लड़की के नाखूनों में कुछ सैंपल्स जो डीएनए आ चुका था, उस डीएनए की जांच उस लड़के से यानी कि संतोष जो मिला था उससे कराई जाती है, तो वो मैच ही नहीं करता है, इसलिए अदालत को उसे बाइज्जत बरी करना पड़ता है। लेकिन दो लोगों के डीएनए उसके उंगलियों में, उसके नाखूनों में पाए जाते हैं, लेकिन वो किसके थे किसके नहीं थे, पुलिस ने शायद ये भी जानने की, ये भी तफ्तीश करने की कोशिश नहीं की थी। ये भी बताया जाता है कि क्योंकि पुलिस को पकी पकाई खीर मिल जाती है, बस स्टैंड पर जहां लड़की उतरती है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पुलिस ने वहां भी जानने की कोशिश नहीं की। रास्ते में एक हॉस्पिटल पड़ता है और हॉस्पिटल पर कैमरे लगे हुए थे, पुलिस ने उन सीसीटीवी कैमरों को भी सही से देखने की कोशिश नहीं की, ऐसा रिपोर्ट में आता है। साथ ही ये दो लोग कौन थे जिनके डीएनए सैंपल उसमें लड़की के नाखून में पाए गए थे, वो भी नहीं मिल पाते हैं और कातिल आसानी से बचकर निकल जाते हैं। इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा भी आता है। जब गुस्सा आता है तो लोग सड़कों पर उतरते हैं और जब सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के बाद पुलिस से जांच हटाने के बाद ये मामला सीआईडी को दे दिया जाता है और नवंबर 2012 की बात है, इस मामले की जांच फिर सीआईडी करने लगती है। सीआईडी ने हालांकि कोशिश की थी ये पता करने की, एक जानवी नाम की लड़की थी, वो उस लड़की की दोस्त भी होती है सुजन्य की, वो बताती है कि जो कर्नाटका की सरकारी बस होती है उसमें वो 3:45 के आसपास बैठती है, यहाँ से करीब 15 मिनट का रास्ता होता है, वापस जाके वो उतर जाती है। और उसको उतरते हुए भी कुछ लोगों ने देखा था, 2-3 ऐसे लोग थे जिन्होंने देखा था, उसके अपने मामा से भी बातचीत हुई थी, उसने चलते हुए उससे आखिरी बार हाथ में मिलाया था। लेकिन पुलिस ने और आगे वो कहाँ कहाँ जाती है, किस रास्ते जाती है, और कुछ और ज़्यादा अच्छे से शायद जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की। एक और लड़की थी जिसका नाम वर्षा होता है। ये बताया जाता है कि वर्षा ने 2 ऐसे लड़कों को जो बाइक पर बैठे हुए थे ये कहते हुए सुना था कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, कहीं और जगह देखते हैं। तो शायद उन लड़कों को भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो लड़के कहाँ थे, किसके क्यों आए थे, और अगर वो लड़के घूम रहे थे तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे में ज़रूर आते होंगे। लेकिन ये भी शायद वो जब वक्त आगे निकल जाता है तो कि एक सीसीटीवी कैमरे में जो डीवीआर होती है, जो रिकॉर्ड होता है, उसकी एक म्याद होती है, किसी के 10 दिन, किसी के 15 दिन, कहीं कहीं 1-आध महीने की म्याद होती है। लेकिन वो म्याद भी शायद निकल जाती है। जब तक मामला सीआईडी के हिस्से में आता है तब तक वो सबूतों के साथ अच्छी खासी छेड़छाड़ हो गई होगी। लेकिन जब मामला आगे बढ़ने लगता है, माँ को ऐसा लगने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तब माँ ने 5 उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जो लोग सबसे पहले संतोष को लेके आए थे, पुलिस के हवाले करने के लिए जा रहे थे। माँ ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 लोगों ने ही कुछ ना कुछ किया है। तो ये बताया जाता है कि उनमें से एक ने तो ये साबित करके दिखा दिया कि वो उस दिन घटनास्थल पर था ही नहीं, वो यहाँ पर था ही नहीं, वो तो विदेश था। और 4 जो लोग बचे थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सबूत पुलिस के हवाले कर दिए थे, उनसे ये साबित कर दिया था कि हम तो यहाँ पर थे ही नहीं, हम तो कहीं अलग थे। उसके बाद जब पुलिस ने अपना काम करने की कोशिश की तो वो कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद फिर किस तरह से दबाव बनाया जाता है कि उनका नाम भी अगर किसी ने लेने की कोशिश की उन 5 सदस्यों का, तो उस पर एफआईआर भी हो जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। इसलिए लोग डर जाते हैं उनका नाम लेने से, क्योंकि वो बड़े रसूखदार हैं, वो बड़े पहचान वाले थे। इस बात के बाद फिर मामला सीबीआई तक पहुंच जाता है। सीबीआई इस मामले की जांच करती है, लेकिन सीबीआई का जो ट्रैक होता है, रास्ता होता है, सीबीआई का रास्ता भी वही होता है जो रास्ता सीआईडी का। कई महीने के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाती है और आरोपी उसी को बनाया जाता है, संतोष राव को, जिसको पहली बार पकड़ा गया था। और उसको बनाने के बाद 16 जून 2023 को इस मामले में अदालत की तरफ से फैसला आता है और कहा जाता है कि इस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया जाता है क्योंकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए। ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था उस प्रदेश में, और ये मामला अब दोबारा से इसलिए चर्चित हो जाता है क्योंकि एक नकाबपोश व्यक्ति जो कि इस मंदिर के, धर्मस्थला में एक मंदिर है, वहाँ पर वो सफाई कर्मचारी होता है, वो बताता है कि 1995 से लेकर साल 2014 तक उसने अपने हाथों से सैकड़ों लाशों को, जो महिलाओं की और लड़कियों की लाशें होती हैं जिनके तन पर कोई कपड़े नहीं होते थे, जिनके साथ कोई ना कोई गंदी हरकतें हुई होती हैं, जिनके साथ बलात्कार जैसी घटना होती थी, जिनकी उसके बाद फिर हत्या हो जाती थी, उनको उसने अपने हाथों से दफनाया। जब एसपी को पत्र लिखता है तो उसके बाद फिर मामला हाईलाइट होता है। प्रदेश सरकार के स्तर पर एक एसआईटी का गठन होता है और एसआईटी के गठन के बाद उसमें 20 ईमानदार ऑफिसरों की एक सूची तैयार की जाती है ताकि इस मामले की जांच पड़ताल हो सके। उस व्यक्ति के आधार पर 13 ऐसे स्थानों को नेत्रावती नदी के इर्द गिर्द चिन्हित किया जाता है और वो बताया जाता है कि वहाँ पर उसने लाशों को दफनाया। हालांकि अभी 12-13 जगह जब खुदाई होती है तो कुछ स्थानों पर करीब करीब 25 मानव कंकाल के कुछ अंश मिल जाते हैं जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है आखिरकार पूरा मामला क्या है। ऐसी स्थिति में जो इस लड़की की माँ है उसकी भी एक अंदर से एक उम्मीद जगी है कि हो ना हो उसकी बेटी को भी शायद कोई इंसाफ मिल जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और वाकई पुलिस बहुत सारे मामलों में, इस वाले मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर ईमानदारी से काम करे तो शायद इस तरह की कहानी कभी ना बने और लोगों को इंसाफ मिल जाए। लेकिन ये बताया जाता है कि जो इस घटनाक्रम के पीछे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, उनके बड़े बड़े लोगों से बड़े रसूखदार व्यक्ति हैं। इसलिए इस मामले में इस लड़की को इंसाफ नहीं मिला और माँ एक पत्रकार से कहती है कि बेटी को इंसाफ नहीं मिला क्योंकि एजेंसियों ने अगर सही से जाँच की होती तो शायद उसे आज बेटी को इंसाफ मिल जाता। जब बेटी को दफन करती है तो वहाँ उसने एक पौधा लगा दिया था, वो पौधा अब वृक्ष बन चुका है। जब पत्रकार ने बात की थी तभी 11 साल पुरानी बात थी और आज हम
मुझे इस कहानी को सुना रहे हैं तो इस कहानी को अब 13 साल